नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे आईपीओ के साथ प्रेजेंट हुए हैं और ये आईपीओ आने वाले समय में आने वाला है, जो अभी आपको देखा जाए तो काफ़ी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। क्या इसके शेयर होल्डर कोटा रहेगा, कौन सा कंपनी को हमें बाय करना चाहिए, इन तमाम तरह की डाउट इस वीडियो में आपकी क्लियर होने वाली है। अभी आपने देखा होगा कि 2024 के अंदर ये साल सबसे ज़्यादा आईपीओ वाला साल रहा। 300 से ज़्यादा आईपीओ आ चुके हैं और ऐसे में बहुत से आईपीओ बेटिंग में देखने को मिल रहे हैं। ग्रीन एनर्जी के सेगमेंट में वर्क करने वाले आईपीओ आपने देखे होंगे, जैसे अल्पेक्स सोलर जैसा आईपीओ जो 115 रुपए के प्राइस बैंड का था, जिसकी लिस्टिंग 186% की लिस्टिंग आपको देखने को मिली थी और इसका सब्सक्रिप्शन भी हाई देखने को मिला है। जनरली आपने जितने भी आईपीओ देखे थे 300 के अंदर आपने देखे होंगे, तो सबसे ज़्यादा एसएमई कैटेगरी के जो आईपीओ आपको देखने को मिल रहे हैं और ये ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से ये अच्छी लिस्टिंग के साथ देखने को मिल रहे हैं। ऐसे मेन बोर्ड के भी आईपीओ आए हैं, जैसे अभी आपने देखा कि भी आज ही ओपन हुआ है हुंडई का आईपीओ। ये मेन बोर्ड का आईपीओ है और मेन बोर्ड का आईपीओ और जो एसएमई कैटेगरी के आईपीओ में एक अंतर होता है कि यहाँ पर आपको जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है 14,000 से लेकर आपको 15,000 के बीच में आपको यहाँ पर पैसे की रिक्वायरमेंट मेन बोर्ड के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन जब आप एसएमई कैटेगरी के अंदर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 1.1 लाख से एवं भी पैसे यहाँ पर आपको लगते हैं। तो ये जो आईपीओ होते हैं इसमें लॉट साइज में आपको यहाँ पर शेयर अलॉट होते हैं, कहें आपको 1200, 800, 200 ऐसी क्वांटिटी में। लेकिन जब आप जो मेन बोर्ड के जो आईपीओ होते हैं वो छोटी क्वांटिटी के साथ, जैसे अभी आपने देखा होगा हुंडई का ही आईपीओ 7 की क्वांटिटी वाला आईपीओ है। अब इसमें और इसमें अंतर एक होता है कि आप यहाँ पर पार्सली आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन एसएमई कैटेगरी के जो आईपीओ होते हैं उनमें आप पार्सली प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हैं। अगर आपको 100 का अलाटमेंट हुआ है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 50 आप सेल करके निकल जाएं। आपको यहाँ पर बाय और सेल करने की भी दिक्कत होती है। तो अगर आपको अलाटमेंट होता है उसके T+2 डेज के बाद आप सेल कर सकते हैं, और ऐसे ही अगर आपने बाय कर लिया तो उसको T+2 डेज के बाद ही, यानी वहाँ पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहती है और इसी वजह से लॉट साइज में आते हैं। तो ऐसा ही आईपीओ अभी आपने देखा था कि पिछले महीने में भी आपने देखा था कि सितंबर में जो आईपीओ आया था प्रीमियर एनर्जी का 450 प्राइस बैंड वाला 991 के अराउंड इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी। एनएससी और बीएससी में सिमिलर ऐसे ही प्राइस पर देखने को मिली, यानी कहें 120% की लिस्टिंग। और अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो सोलर एनर्जी से सेगमेंट करने वाले जो वर्क करने वाली कंपनियां हैं उनकी आईपीओ काफ़ी दमदार लिस्टिंग पिछले 1 साल से देखी गई, और यही कारण रहा कि अभी सोलर एनर्जी के सेगमेंट में वर्क करने वाले काफ़ी आईपीओ की अभी वेटिंग चल रही है। जैसे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का अभी डीआरएचपी प्रोसेस हो चुकी है, ऐसे ही एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी का भी अभी ग्रीन एनर्जी का इसका भी आईपीओ आएगा। एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी का भी आईपीओ आने वाला है, और कहा जाता है कि ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी और एनसीएल इंडिया ग्रीन एनर्जी जैसे ये आईपीओ अपकमिंग डेज में देखने को मिल सकते हैं, जो ग्रीन एनर्जी के सेगमेंट में वर्क करने वाले हैं। अब एसएमई और मेन बोर्ड के आईपीओ में के बारे में आप समझ चुके हैं कि ये दो अलग अलग कैटेगरी होती हैं। जब ये कैटेगरी के जब आईपीओ आते हैं तो ये बड़ी स्टेबल कंपनियों के आईपीओ होते हैं, और जैसा अभी आपने देखा होगा कि आज से जो आईपीओ ओपन होगा हुंडई का, और ऐसे अन्य जो आईपीओ जो एसएमई कैटेगरी के आईपीओ जो देखने को मिलेंगे वो जनरली आपने देखे होंगे कि ओवर सब्सक्राइब देखने को मिलते हैं। काफ़ी लोग एक्साइटेड रहते हैं, और यहाँ पर किस तरह से आपको ये अलॉटमेंट देखने को मिल सकता है। शेयर होल्डर कोटा क्या होता है? शेयर होल्डर कोटा क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी ऐसी कंपनी आईपीओ लाती है जिसका ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, कहे उसकी एक पेरेंट कंपनी ऑलरेडी मार्केट में अगर लिस्टेड है, तो यहाँ पर उसका अगर आपने एक शेयर बाय कर लिया उसकी जो लिस्टेड कंपनी, जैसे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का, अभी एनटीपीसी का शेयर होल्डर कोटा आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एनटीपीसी का अगर आप एक शेयर बाय करते हैं तो एलिजिबल हो गए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के लिए। आप वहाँ पर आप शेयर होल्डर कोटा के थ्रू से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका आपको उस जो आरएचपी जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो डेटा जाता है, ये उससे पहले आपको ये आपको शेयर बाय करना होगा। ऐसे ही आपने देखा था कि अभी बजाज ग्रुप का, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज का अभी जो आईपीओ आया था उसमें भी शेयर होल्डर कोटा था। ऐसे ही इसका भी लोगों को ये पता चल रहा है कि लोग ये अंदाज लगा रहे हैं कि इसमें भी आपको शेयर होल्डर कोटा देखने को मिल सकता है। जैसे वरी रिन्यूएबल एनर्जी एक आईपीओ, इसका शेयर अभी आपको देखेंगे आज के ही प्राइस में लगभग यहाँ पर 1780 के अराउंड इसका प्राइस चल रहा है, और इसने जो हाई बनाया था 3000 लगभग 80 के अराउंड इसने हाई बनाया था, और इसने 1 साल के अंदर अच्छे रिटर्न्स दिए थे, और इस वजह से सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देने वाला रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर रहा है। और ऐसे में हर कोई
इसके बारे में जानना भी चाहता है, क्या शेयर होल्डर कोटा का यहाँ पर लाभ मिल सकता है। डीआरएचपी प्रोसेस क्या होता है? अब जब भी डीआरएचपी प्रोसेस आता है, ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, जब ये शामिल होता है तब आपको ये पता चल जाता है कि कंपनी किस सेगमेंट को लेकर, किस किस इसके प्रमोटर कौन कौन से फंड के लिए, क्या क्या ज़रूरतों के लिए ये फंड रिक्वायरमेंट के लिए आईपीओ लाने वाली है। यानी प्राइमरी जो डेटा होता है वो डीआरएचपी, जब फाइनल डेटा जब सबमिट होता है, जब वहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि आईपीओ का प्राइस बैंड क्या रहेगा, लॉट साइज कितना रहेगा, और इसकी जो ज़रूरी डेटा होते हैं, जैसे आपने देखा होगा रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इस तरह के जब डेटा आते हैं तब आपको रेड हायरिंग प्रॉस्पेक्टस मिलता है, और उसके बाद आप एलिजिबिलिटी खो देते हैं शेयर होल्डर कोटा का। अब ऐसे में सबसे पहले यही आपको पता होना चाहिए कि ये अलॉटमेंट किस तरह से देखने को मिलेगा शेयर होल्डर कोटा से पहले। जैसे कोई भी आईपीओ आता है तो सबसे पहले 50% यहाँ पर क्वालिफाइड जो इंस्टीट्यूशन वायर होते हैं उनके लिए, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, जो एसएनआई वाली कंपनियाँ हो गई या एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उनके लिए ये 50% का कोटा रखा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर 15% एचएनआई कैटेगरी के लोगों के लिए रखा जाता है, और फिर उसके बाद जो 35% जो कोटा होता है उस कोटे में से ही हम और आप जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए ये कोटा रखा जाता है। और इसी कोटे के माध्यम से यहाँ पर प्रेफरेंस वाइज यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा भी होता है। तो ये पूरा इस तरह से यहाँ पर अलॉटमेंट ये इस तरह से होता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ऐसा जब डीआरएचपी प्रोसेस जब फाइल की गई है तो ऐसे में क्या इस तरह की कोई ऐसी जानकारी कंपनी की तरफ से यहाँ पर प्रोवाइड की गई है? उससे पहले एक बार आप बरी रिन्यूएबल एनर्जी के यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि इसकी पेरेंट कंपनी कौन कौन है, मार्केट में कौन कौन सी लिस्टिंग देखने को मिले। जैसे बरी रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पर बरी एनर्जी लिमिटेड इसका जो पेरेंट कंपनी है, ये कहें इसकी एक फादर कंपनी, और उसकी कई सारी कंपनियाँ जैसे ब्लू रेज सोलर प्राइवेट लिमिटेड, वरी पावर प्राइवेट लिमिटेड, और रसीला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, और वरी रिन्यूएबल सोलर वन प्राइवेट लिमिटेड, वरी रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, इसमें 75% स्टेक हैं। और भी जैसे यहाँ पर सोनम सोलार वन प्राइवेट लिमिटेड, संगम सोलर पावर सोलर 2 प्राइवेट लिमिटेड, वरी क्लीन ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। ये आपको ये जो पेरेंट कंपनी देखने को मिल रही है, इसमें एक ही अभी आप जो मार्केट में लिस्टिंग देखने को मिल रही है वो बरी एनर्जी लिमिटेड, बरी टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो वो आपको अभी एक ही यहाँ पर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अब उसका क्या अभी आपको ये अप्लाई करना चाहिए, उसका यहाँ पर डेटा ज़रूर दिया होगा, उसको डेटा आपको ज़रूर देखना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि किस तरह से ये अलॉटमेंट होगा। अभी हमने एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर जो फंड रेज होने वाला है वो अभी जो यहाँ पर फ्रेश इशू के माध्यम से, और कहें ऑफर फॉर सेल के थ्रू से। ऑफर फॉर सेल क्या होता है कि जब ऑलरेडी जो प्रमोटर होते हैं वो अपनी अगर शेयर होल्डिंग अगर बेचना चाहें तो वो ऑफर फॉर सेल बोला जाता है। ऐसे अगर फ्रेश इशू के माध्यम से अगर फंड रेज किया जाता है तो उसमें ये लिखा होगा कि फ्रेश इशू के माध्यम से, और उस फंड का यूटिलाइजेशन कंपनी के कोर बिजनेस में किया जाता है। जब ऑफर फॉर सेल के माध्यम से किया जाता है तो आप ये मानकर चलिए कि उसमें ये होता है कि कंपनी अपने जो प्रमोटर हैं वो अपने कुछ स्टेक सेल करना चाहते हैं, और उसका ये ज़रूरी नहीं कि वो अपना कंपनी में उसको इन्वेस्टमेंट करे या फंड को कहीं ना कहीं डेट को कम करने के लिए इस तरह से करने के लिए करें, ये कहीं नहीं मेंशन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये जो मेंशन देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पर आपको, जैसे यहाँ अभी हमने बताया कि यहाँ पर 50% QIB के 50% QIB के माध्यम से यहाँ पर 50% कोटा रखा गया है। ऐसे ही 15% यहाँ पर जो HNI कैटेगरी में, जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया है, जिसमें इंडिविजुअल और रिटेल वीडर और जो QIB जो होते हैं वो लोग अप्लाई करेंगे। ऐसे ही 35% रिटेल कैटेगरी का। और यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर अभी किसी भी तरह का कोई मेंशन नहीं किया गया कि एम्प्लॉय के लिए जो ऑलरेडी इस कंपनी या अदर कंपनी के अगर एम्प्लॉय हैं क्या उनके लिए कोई कोटा रखा गया, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई मेंशन नहीं किया गया, और ना ही यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा के बारे में कहा गया है। तो आपको ये पता चल चुका है कि अभी किसी भी तरह से आप जल्दबाजी में आज या कहें रिन्यूएबल एनर्जी का कोई भी अभी किसी भी तरह का शेयर अभी आप बाय ना करिए। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई मेंशन नहीं किया गया है। ऐसे में कोई अपडेट आता है तो आपको ज़रूर बताया जाएगा कि शेयर होल्डर कोटा के लिए आपको कौन सी कंपनी का शेयर बाय करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी बाय करना चाहिए। लेकिन अभी तक इस डेटा में ये किसी भी तरह के कोई भी मेंशन नहीं किया गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी जो अगर हमें IPO अप्लाई करना है तो इसकी जो फाइनेंशियल हैं वो किस तरह से हैं, क्या क्या चीज़ें हैं हमें देखना ज़रूरी बनता है या नहीं बनता है। जैसे अभी तक ये डाउट आपकी क्लियर हो चुकी है कि शेयर होल्डर कोटा को लेकर जो डाउट हो सकती थी वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं।
यहाँ पर अलॉटमेंट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आप बात करते हैं कि ये जो कंपनी है वरी एनर्जी लिमिटेड, ये 1989 में ये स्टेबल की गई थी और अभी तक देखा जाए तो 1 गीगावाट से भी ज़्यादा ये प्रोडक्शन करती है। ईपीसी पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से ये जो सोलर पैनल बनाती है ये प्रोडक्शन करती है। और अभी देखा जाए तो कैपेसिटी ये जो थर्मल ये जो कैपेसिटी है 400 मेगावाट की, जो थर्मल और सोलर इंडस्ट्रियल केबल के माध्यम से करती है। तो ये अभी यहाँ तक देखने को मिल रहा है। ऐसे ही अगर बात करें, जैसे अभी इसकी जो अभी देखा जाए असेट और रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किस तरह से देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पर देखा जाए तो ये मार्च 2022 का यहाँ पर जो आपको ये जो कॉलम देखने को मिल रहा है, इसमें ये उस समय जो टोटल असेट थी ये थी 2237 करोड़ की। वहीं अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू 2945 करोड़ की। ऐसे अगर आप इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उस समय जो 79.765 आपको इतना आपको ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिला था। ऐसे ही आप यहाँ पर ये देखेंगे, जैसे मार्च 2023 के अंदर इसकी जो टोटल एसेट थी 7419 करोड़ की। ऐसे अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो ये मार्च 2023 के अंदर ये आपको 6860 करोड़ की रही। ऐसे अगर इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 500 करोड़ का इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा। ऐसे अभी जो क्वार्टर 1 का अभी जो लास्ट क्वार्टर के समय में, जून के क्वार्टर के समय में देखा जाए तो इसकी टोटल एसेट यही आपको जो बढ़ के देखने को मिल रही है 8169 करोड़ का, ये आपको टोटल एसेट देखने को मिल रही है। ऐसे रेवेन्यू की बात करें तो ये 3415 करोड़ की, और अभी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस क्वार्टर में रहा वो 368 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा। ये जो डेटा रहा अभी तक अवेलेबल डेटा है। इसके अगर साथ ही में बात करें कि स्ट्रेंथ की, तो अभी तक ये जो कैपेसिटी की बात करें तो ये अभी 12 गीगावाट तक ये आपको प्रोडक्शन इस सेगमेंट में कर रही है, यानी ग्रीन एनर्जी के सेगमेंट में सोलर पैनल इतने मेगावाट की कैपेसिटी रखती है। आने वाले समय में इसके गोल ज़्यादा है। अभी देखा जाए तो ये जो अभी देखा जाए तो फ्रेंचाइजी बेसिस की बात करें तो यहाँ पर अभी आपको पिछले ईयर वाइज आपको जो देखने को मिल रहा है, अभी तक जो रिटेल कैटेगरी की जो फ्रेंचाइजी 2021 के समय में 290 थी, वही अगर आप 2022 के समय में देखेंगे 373, ऐसे 253 और 284 ये फ्रेंचाइजी रिटेल कैटेगरी की जो सॉफ्ट बाइज थी वो रही। ऐसे अगर रिस्क की बात करें तो इसमें एक रिस्क नज़र आती है, जैसे अभी जो इसके टॉप 10 कस्टमर की बात करें जहां से इसकी 40% की रेवेन्यू आती है, ये सबसे कहीं ना कहीं एक अभी रिस्क फैक्टर कहा जा सकता है, क्योंकि जो मेनली जो 4-10 कस्टमर है उन्हीं से 40% रेवेन्यू आती है। अगर ऐसे में कोई अन्य कंपनी कोई बायर आता है तो ऐसे में इसकी जो अफेक्शन देखने को मिल सकता है, यानी यहाँ पर इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। यानी इससे वजह से यहाँ पर क्या एक दिक्कत हो सकती है कि इसकी ये जो आपको जो इसकी वो जो देखने को मिलेगी, जो कैश फ्लो देखने को मिल सकता है वो गिरावट हो सकती है, क्योंकि आने वाले समय में कोई इसके कंपटीटर में आता है तो ऐसे में ये जो 10 कस्टमर हैं अगर कहीं दूसरी जगह बाय करते हैं तो ये प्रेफरेंशियल वाइज यहाँ पर कम भी हो सकता है। तो मेनली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डिपेंड 10 कस्टमर पर है, जहाँ पर 40% की रेवेन्यू यहाँ से इस कंपनी की आती है। तो ये कुछ इसके जो फंडामेंटल रहे। ऐसे ही अगर इसका RHB रेड हायरिंग प्रॉस्पेक्टस जब डेटा आएगा तो वहाँ पर कुछ और भी डेटा निकल कर आएंगे। जैसे कुछ और डेटा आते तो वहाँ पर हम क्लियरली किस तरह से इसे देखना चाहिए उसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक हमने जो भी इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए, हमने पूरी कोशिश की है कि आपकी सारी डाउट क्लियर हो चुकी होंगी। ऐसे में कोई अन्य तरह की कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।